हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी के बारे में सारणियन के बारे में अध्ययन किया था। कि सारणियन की जो प्रकार बताए गए थे हमारे, उन सभी प्रकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उनके उदाहरण बताए गए थे। जैसे आपने पिछले वाले क्लास में बहुगुणी सारणियन के बारे में पढ़ा था। बहुगुणी सारणियन किस प्रकार से किया जाता है उसके अंदर हमने आपको 2 एग्जाम्पल 3 प्रश्नों के माध्यम से समझाया भी था। आज की क्लास के अंतर्गत हम सारणियन के अंतिम बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम रहेगा बच्चों यांत्रिक सारणियन। क्या रहेगा बच्चों? यांत्रिक सारणियन। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ साथ। हमारे आज के टॉपिक का नाम रहेगा अध्याय, भाई हमारा 8वां अध्याय चल रहा है बच्चों। 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय में टॉपिक का नाम चलेगा यांत्रिक सारणियन। अब यांत्रिक सारणी होता क्या है, इसमें जो टैबुलेशन किया जाता है किस आधार पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, उन्हीं बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं आपसे विद्यार्थी बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि कोई जानकारी किसी बिंदु के बारे में और भी कुछ यदि आपको पूछना हो तो आप कमेंट की सहायता अवश्य लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे आज के बिंदु पर चलते हैं। हमारे आज का टॉपिक है यांत्रिक सारणियन। चलिए पहले सामान्य डेफिनेशन जान लेते हैं। यांत्रिक सारणियन होता क्या है? जो यांत्रिक सारणियन होता है वह सामान्य तौर पर इस सारणियन का उपयोग कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे समंक हो, सूचनाएं अधिक मात्रा में हो, जिनका टैबुलेशन करना, जिनको सारणियों में परिवर्तित करना थोड़ा जटिल सा लग रहा हो, तो उस वाली स्थिति के समय हमें यांत्रिक सारणी अर्थात मशीनों के द्वारा या यंत्रों के द्वारा जब समंकों को क्रमबद्ध रूप से या सारणी में व्यक्त किया जाता है तो वही इस प्रकार से व्यक्त करना ही यांत्रिक सारणियन कहलाता है। तो पहले सामान्य डेफिनेशन परिभाषा के रूप में जान लेते हैं कि यांत्रिक सारणियन होता क्या है। तो देखिए मेरे साथ साथ विद्यार्थी, एक पारिभाषिक तौर पर कह सकते हैं हम, परिभाषा रूप में क्या कहा जाएगा वो लिख लीजिए पहले कि जब किसी अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत या बड़ा हो एवं सूचनाएं या समंक बहुत अधिक हो, एवं सूचनाएं व समंक अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो तो उनका सारणियन हाथ के द्वारा या हाथों से तात्पर्य क्या है कि अपने जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है, जो बही होती है, उस बही के अंदर जो सारणी बनाई जाएगी उसे हाथ वाली सारणी कहा जाएगा। तो हाथों से तात्पर्य ये बताया गया है, उनका सारणियन हाथों से संभव नहीं हो पाता हो तो उनका कह दो या उन समंकों का दो। ठीक है बच्चों, उनका सारणियन यंत्रों से तात्पर्य क्या है बच्चों? यंत्रों तो मशीनीकरण से है। मशीनीकरण कहने का तात्पर्य है उनका सारणियन यंत्रों के माध्यम से किया जाता है तो उसे यांत्रिक सारणियन कहते हैं।
यांत्रिक सारणियन कहते हैं। समझ में आ चुका होगा मेरे अनुसार शायद कि यांत्रिक सारणी के पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार कि जब किसी अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत या बड़ा हो, यानी बड़ा विस्तृत क्षेत्र बताया गया हो एवं सूचनाएं व समंक अधिक मात्रा में हो, हमारे पास सूचनाएं समंक जो दिए गए बहुत जटिल मात्रा में और जटिल हो, तो उनका सारणीयन हाथों से संभव नहीं हो पाता है, तो उनका सारणीय यंत्रों या मशीनीकरण के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को यांत्रिक सारणीयन ही कहते हैं। इसका उपनाम भी हो गया मशीनीकरण सारणीयन या फिर यांत्रण। कई बार एग्जाम में उपनाम के रूप में दे देता, आप कंफ्यूज मत होना। इसको मशीनीकरण या मशीनीकृत सारणीयन भी कहा जाता है। इसका उपनाम हो गया बच्चों ये। तो यांत्रिक सारणीयन को मशीनीकृत यानी मशीनों के माध्यम से सारणीयन करना, टेबुलेशन करना भी कहा जाता है। तो ये यांत्रिक सारणीयन होती है। अब ये जब मशीनों के माध्यम से समंकों का टेबुलेशन किया जाएगा, क्या कि जब मशीनों के माध्यम से समंकों का टेबुलेशन किया जाएगा तो हमें कौन कौन सी क्रियाएं दोहरानी होगी, कौन कौन सी क्रियाएं करने उनके बारे में भी जान लो ताकि आप सही प्रकार से समझ जाओ। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए कि यांत्रिक सारणीयन की क्रियाएं, कि यांत्रिक सारणीयन के माध्यम से जब समंकों का सारणीयन किया जाता है तो उनमें कौन कौन सी क्रियाएं अपनानी पड़ती है। तो हेडिंग डाल लीजिए यांत्रिक सारणीयन की क्रियाएं। यांत्रिक सारणीयन की क्रियाएं। यांत्रिक सारणी कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कुछ प्रमुख क्रियाएं, 4-5 क्रियाओं के बारे में बताया गया है हमारे शिक्षा और राइटर वाले बुक के अंतर्गत। तो कौन कौन सी है, नंबर 1 डाल लीजिए, क्या बताया गया है। ये क्रियाएं निम्न लिखित हैं। ये क्रियाएं निम्नलिखित कौन सी है। नंबर 1 पहली क्रिया को जानिए। पहली क्रिया का नाम हमारा संकेत संख्याओं में बदलना। संकेत संख्याओं में बदलना। अब संकेत संख्या में किस प्रकार से, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं। जैसे कि आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से जब हम कंप्यूटर यानी मशीनीकरण कंप्यूटर के अंतर्गत हम कार्य करते हैं तो कंप्यूटर सामान्यतः जो प्रकार के 2 ही शब्दों को समझता है। कौन कौन से बच्चों, 0 और 1, यानी इसकी बाइनरी भाषा से कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जो बाइनरी भाषा है वह 0 और 1 है। तो जिस उसी प्रकार से यहाँ पर जो मशीनीकरण के माध्यम से टेबुलेशन किया जाता है, समंकों का सारणीयन किया जाता है, तो यह भी यहाँ इसके समंकों को समझने के लिए या सूचनाओं को समझने के लिए कुछ संकेत चिन्ह डाल दिए जाते हैं। क्या डाल दिया बच्चों, कुछ संकेत, बड़े बड़े अंकों को कुछ संकेत चिन्हों के माध्यम से पढ़ा जाता है और समझा जाता है। यहाँ लिख लीजिए छोटी सी एक लाइन के अंतर्गत, इसमें समंकों या सूचनाओं, इसमें समंकों या सूचनाओं को संकेतों के माध्यम से पहचाना या समझा जाता है। समझा जाता है। उदाहरण तौर पर क्या बताया गया, उदाहरण भी देख लो। जैसे लिख लो, जैसे उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और भी कोई समंक मान लो, या पूरक परीक्षा, पूरक, 3 प्रकार के शब्द ले लिए मैंने।
उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, बड़ी मात्रा आएगी उत्तीर्ण में, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण व पूरक परीक्षा। अब इतना बड़ा शब्द है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इतने सारे शब्दों को समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या डाल दिए हमने सामने, हमारे कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत संकेत चिन्ह डालने, क्या डाल दिए बच्चों, संकेत चिन्ह। जैसे कि मैंने उत्तीर्ण के लिए अंक डाल दिए 2, अनुत्तीर्ण के लिए 3 और पूरक के लिए 4 अंक। तो जब मैं यहाँ संकेत, जब टेबुलेशन बनाऊंगा, सारणी बनाऊंगा, तो सारणी के अंदर मुझे ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पूरक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं जिस प्रकार से जब टेबुलेशन किया जाता है तो वहां पर हम एक टिप्पणी लिखते हैं, तो टिप्पणी के अंदर बस चीज को नोट कर दूंगा कि उत्तीर्ण को 2 अंक के द्वारा, अनुत्तीर्ण को 3 अंक के द्वारा व पूरक परीक्षा को 4 अंक के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है। इस संकेत चिन्ह के माध्यम से कर दूंगा, तो टेबुलेशन जब बनाऊंगा तो वहां पर केवल अंक डालूंगा 2 3 4। तो इस प्रकार से समंकों को बड़े प्रकार से मैं सही प्रकार से व्यवस्थित कर सकता हूँ और सामने वालों को समझा भी सकता हूँ। तो पहले क्रिया हमारी हो गई संकेत संख्याओं में बदलना, यानी जो संख्याएं होती है, जो अंक होती है, उन्हें संख्याओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। पहला बिंदु समझ आ गया। दूसरा बिंदु समझिए, लिख लिया पहला। दूसरा लिखने के लिए आपको थोड़ा सा इसका वो बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं सेकंड बिंदु के बारे में। दूसरी क्रिया क्या बताई गई है, समझ आ गया, समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्रियाएं नंबर सेकंड क्रिया, सेकंड क्रिया क्या है, सेकंड क्रिया हमारी ये है कि संकेत संख्याओं को कार्डों पर लिखना। जो हमने कार्ड बनाए हैं उन कार्डों के ऊपर संकेत संख्याएं लिख दी जाती है। अब जो संख्याओं का निर्धारण होता है, क्या होता है बच्चों, संख्याओं का जो निर्धारण होता है वो उसके ऊपर कार्ड के ऊपर लिख दिया। अब लिखना कैसे है वो समझ लो। क्या होता है इसमें, संख्या में जो कार्ड होते हैं, कार्ड के अंतर्गत है 0 से लेकर 9 तक अंक लिख दिए। कितने तो 0 से लेकर 9 तक के अंक लिख दिए जाते हैं। तो लिख लीजिए कि कार्डों के ऊपर 0 से 9 तक, 0 से 9 तक के अंक लिख दिए जाते हैं। 0 से 9 तक के अंक लिख दिए जाते हैं। इसमें पंच कार्ड के समान बच्चों, पंच जो कार्ड होता है, की पंच होता है, इसमें पंच, जो की पंच होता है, इसमें की पंच की सहायता से अंकों के छेद या छिद्र कर दिए जाते हैं, छिद्र कर दिए जाते हैं। अब वो छिद्र कैसे किए जाएंगे वो भी देख लो। इसमें जो जितने अंक होते हैं उन अंकों के यहाँ पर छिद्र कर दिए जाएंगे। छिद्र कैसे होंगे उन चीजों को भी समझ लो कैसे होंगे। देखो जैसे उदाहरण तो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मैंने ये कह दिया 0 1 2 3 ये हमारे अंक है बच्चों, ठीक है। अंक दे दिए मैंने 4 तक ले देता हूँ, ठीक है। और मैंने कह दिया आपको 9 तक के अंक होते हैं। वैसे इसमें यहाँ संकेत अंक डालता हूँ, संकेत कार्ड संख्या लिख देते हैं इसको, संकेत
कार्ड नंबर 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड होगा उस कार्ड के ऊपर क्या की पंच जो होता है जिसके द्वारा छेद किए जाता है, तो यानी 0 अंक होगा तो वहां कुछ कोई चित्र नहीं किया जाएगा। 1 अंक वाले पे 1 छेद कर दिया जाएगा, 2 अंक वाले पे 2 छेद कर दिए जाएंगे, 3 अंक वाले पे 3 छेद कर दिए जाएंगे, 4 अंक वाले पे 4 छेद। ये 0 0 नहीं है बच्चा, ठीक है। इस 0 0 का मतलब क्या है, ये छिद्र है हमारे। किसके ऊपर होंगे ये छिद्र? कार्डों के ऊपर, कार्ड पर ये जो छिद्र किए जाएंगे ये कार्ड के ऊपर किए जाएंगे। तो ये छिद्र है। 4 संख्याएं हैं तो 4 गोले, 5 संख्याएं हैं तो 5 गोले, 6 संख्याएं हैं तो 6 गोले, यानी 6 बार उसको की पंच की सहायता से छिद्रित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? संकेत संख्याओं को कार्ड पर इस प्रकार से लिखा जाता है। नंबर 3 तीसरा बिंदु लिखिए। तीसरा बिंदु क्या बताया गया है? जांच करना। नंबर 3 जांच कार्य। अब जांच कार्य में क्या होता है? जांच कार्य करने वाले व्यक्ति का छोटा सा दायित्व बनता है। जिस प्रकार से मैं उदाहरण तो में समझ सकते हैं, जिस प्रकार से एक अध्यापक के द्वारा जब एक गोस्वारा, जैसे गोस्वारा समझते हो आप विद्यार्थी, जानते हो क्या बनता है? गोस्वारा बनाया जाता है। गोस्वारा क्या होता है? इसके अंदर विद्यार्थी की उपस्थिति या अब इस गोस्वारा के अंदर एससी के बच्चे कितने हैं, एसटी के बच्चे कितने हैं, जनरल के कितने हैं, ओबीसी में कितने बच्चे आते हैं, आपके एसटी में ओबीसी कितने आते हैं, एसबीसी में कितने आते हैं, एमबीसी में कितने बच्चे आते हैं, इनकी सूचनाएं बनाई जाती है। और यहाँ पर अंतिम जो कॉलम होता है वो टोटल का बना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो जांच कार्य होता है, इस जांच कार्य के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो क्या दायित्व बनता है कि पंच कार्ड के अंतर्गत जो आपने छिद्र किए हैं, क्या बच्चों, पंच कार्ड में जो छिद्र किए गए हैं इन छिद्रों की जांच करना कि जो पंच कार्ड पे जितने छिद्र किए गए हैं वह कार्ड उसी नंबर का या उसी अंक को प्रदर्शित करता है या नहीं। यदि गलत है तो उस कार्ड को हटा दिया जाता है, उसके स्थान मान्य किसी कार्ड को उपस्थिति रख दी जाती है। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये यहाँ ये इतना सा लिख सकते हो कि इसमें की पंच के कार्डों के छेद की जांच की जाती है। समझ आ गया कि कार्ड में कितने छेद किए गए, उस छेद की अंदर जांच की जाएगी। ये हमारा जांच कार्य हो गया। चौथा कार्य लिए कार्डों को छांटना। नंबर 4 कार्ड छटनी। कार्ड छटनी क्या होती है? कार्ड छटनी के अंतर्गत कार्डों को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर उनका यंत्रीकरण कर दिया जाता है, यंत्रों के माध्यम से उन्हें छाट दिया जाता है। छोटी सी नाम लिख लीजिए इसमें, कहने के इसके द्वारा इसमें कार्डों को उनके गुणों व अवगुणों के आधार पर, गुणों व अवगुणों के आधार पर अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है। अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है, यानी अलग अलग भागों में उसे बांट दिया जाएगा ताकि उन्हें सही प्रकार से जो बांटने वाला कार्य होता है किस द्वारा होता है? बच्चों यंत्रीकरण के माध्यम से, यानी यंत्रों के मशीनों के माध्यम से किया जाता है। ये चौथा कार्य होगी। अंतिम 5 अंतिम में सारणियन हो गया। 5वां बिंदु सारणियन, यानी कार्डों की छटनी हो जाने के बाद उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। लिख लीजिए, कार्डों को बांट देने के बाद कार्डों को विभाजित
करने के बाद, कारणों को विभाजित करने के बाद उन्हें यंत्रीकरण से तालिका में लिख दिया जाता है। तालिका कह दो या फिर सारणी कह दो, ठीक है बच्चों। सारणी में लिख दिया जाता है। समझा गई बात। ये हमारे 5 कार्य हो गए। आगे अध्ययन करते हैं इसके लाभों के बारे में कि जो यांत्रिक सारणी जो बनाई जाती है इससे हमें क्या फायदा मिलता है, हमें इससे प्रॉफिट क्या मिलता है। तो उसको जानने से पहले इसको लिख लीजिए एक बार से विद्यार्थी। आगे अध्ययन करते हैं यांत्रिक सारणी के लाभ। तो यांत्रिक सारणी कौन कौन से लाभ बताया गया उनको भी जान लेते हैं एक बार। नाम जान लेते हैं केवल। लिख लिया? चलिए बहुत अच्छी बात। हेडिंग डाल लीजिए सभी विद्यार्थी, यांत्रिक सारणियन के लाभ। क्रियाएं पूरी हो चुकी है हमारी, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात, शाबाश। ये यांत्रिक सारणी के लाभ, कुछ लाभ बताए गए हैं। मशीनों के माध्यम से समंकों को जब व्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे कौन कौन से लाभ होते हैं। सर नंबर 1 लिख लीजिए। इसमें समय, श्रम व धन की बचत होती है। धन की बचत होती है। जब समंकों को, सूचनाओं को मशीनों के माध्यम से, मशीनीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तो उससे हमें समय, श्रम व धन की हमारी बचत होगी। पहला लाभ तुम्हारा ये हो गया। दूसरा लाभ लिखिए। दूसरा लाभ क्या बताया गया है? सेकेंड लाभ, इस रीति से प्राप्त निष्कर्ष, इस रीति से प्राप्त निष्कर्ष विश्वास योग्य होते हैं। विश्वास योग्य होते हैं। कहने का तात्पर्य गलती होने की संभावना कम रहती है। इस सब प्रगणक के माध्यम से जो संकेत चिन्ह डाले जाएंगे वही संकेत चिन्ह को यह पढ़ा जाएगा और उसी को समझा जाएगा। इसलिए इसमें विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। नंबर 3, सारणियन का कार्य सुव्यवस्थित एवं सरल होता है। यानी यंत्रीकरण के माध्यम से, मशीनीकरण के माध्यम से समंकों को व्यवस्थित किया जाता है, कार्य सुव्यवस्थित रहेगा और हमारा कार्य सरल भी होगा। चौथा पॉइंट लिखिए। नंबर 4, इसमें परिणाम शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकते हैं। मशीनीकरण के माध्यम से जब समंकों का टैबुलेशन किया जाएगा, सारणीकरण किया जाएगा तो सूचनाएं तुरंत प्रभाव से जल्दी से प्राप्त हो सकती है। अगला लिखिए 5वां पॉइंट, अंतिम बिंदु। यह सारणी
यह सारणी या रहने दो काफी, अब 4 पॉइंट तो वैसे कुछ में है नहीं खास। वैसे कह सकते हो यह सारणी बहुत श्रमशील नहीं है, वो हम लिख भी चुके हैं इसको ऊपर वैसे तो। ठीक है, ये हमारे 4 लाभ बता दिए गए। अब इसके दोषों के बारे में कुछ दोष बताए गए, 1-2 दोष बताए गए। दोष क्या है उसको लिख लीजिए, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए। यांत्रिक सारणी के दोष। तो यांत्रिक सारणी जो बताई जाती है उसके कौन कौन से दोष बताए गए हैं, क्या दोष है वो लिख लीजिए। नंबर 1, यह विधि अधिक खर्चीली है। अब खर्चीली क्यों है बच्चों, ये तो आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि इस विधि के अंदर मशीनों के माध्यम से सूचनाओं का टैबुलेशन किया जाता है। तो मशीनों के माध्यम से सूचनाओं का टैबुलेशन किया जाएगा तो मशीन भी अधिक खरीदनी पड़ेगी, और मशीन खरीदनी पड़ेगी तो हमारा एक्सपेंसेस भी अधिक होंगे। दूसरा लिखिए, इसमें बुद्धिमान व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। बुद्धिमान से तात्पर्य क्या है वो भी लिख लीजिए, अर्थात मशीनीकरण मशीन को संचालित करने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति मशीन को सही प्रकार से संचालित कर सकता है वही व्यक्ति इस यांत्रिक मशीनिंग के माध्यम से समंकों का सूचनाओं का टैबुलेशन कर सकता है। तो ये आज हमारा यंत्रीकरण वाला यांत्रिक सारणी था, ये बिंदु हमारा समाप्त हो चुका है। और इस बिंदु के खत्म होते हमारा आज के चैप्टर जो हमारा 8वां था सारणी चैप्टर का भी पूर्ण रूप हो चुका है। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों समझ में आ चुका होगा। नहीं आ रहा है तो वैसे अपना आप स्वयं का मापन कर सकते हो। मापन करने के लिए आगे आने वाले जो हमारी क्लास रहेगी, कल जो हम क्लास बारे में अध्ययन करेंगे वह हमारी से प्रश्नावली के माध्यम रहेगी। 8वें चैप्टर के क्या कौन से प्रश्न पढ़े, उन प्रश्नों के माध्यम हम स्वयं का परीक्षण कर सकते हैं कि हमने अब तक कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना सीखा है। तो उसके बारे में जानकारी करने से पहले मैं पुनः एक बार बता दूं आप सब विद्यार्थियों को कि हमारे चैनल को जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अन्य कोई आवश्यकता हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लिख लिया, बहुत अच्छी बात, शाबाश।